आज जनवादी चीन के 1982 के संविधान की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। 1 अक्टूबर 1949 को माओ त्से तुंग के नेतृत्व में चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना की घोषणा की। 1949 की साम्यवादी क्रांति के बाद अब तक चीन में 4 संविधानों को अपनाया गया है, जिनमें है 1954 का पहला संविधान, 1975 का दूसरा संविधान, 1978 का तीसरा संविधान और 1982 का चौथा संविधान, जो वर्तमान संविधान है। पहला संविधान 4 नवंबर 1949 से 16 जनवरी 1975 तक लागू रहा। इस संविधान में 106 अनुच्छेद थे तथा लोकतंत्रात्मक केंद्रवाद के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की थी। दूसरा संविधान 1975 में अपनाया गया। यह अत्यधिक संक्षिप्त संविधान था, जिसमें 30 अनुच्छेद व 4 अध्याय थे। तीसरा संविधान 1978 में अपनाया गया। चीन की 5वीं कांग्रेस द्वारा 5 मार्च 1978 को नया संविधान स्वीकृत कर उसे लागू किया गया। इस संविधान में 60 अनुच्छेद थे। चौथा संविधान 1982 में लागू किया गया। 4 दिसंबर 1982 को चीन का नया संविधान स्वीकृत किया गया। अगर देखें तो पिछले संविधानों की तुलना में 1982 का संविधान बड़ा है। इस नए संविधान की कुछ अनेक विशेषताएं हैं, जिनके बारे में चर्चा करेंगे कि 1982 के चीन के संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं। चीन का वर्तमान संविधान, जो 1982 में लागू किया गया, एक संक्षिप्त संविधान है। इस संविधान में 138 अनुच्छेद हैं, एक प्रस्तावना है और 4 अध्याय हैं। लेकिन देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त संविधान है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7। भारत का संविधान बहुत विस्तृत व बड़ा संविधान है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। इसी प्रकार और संविधानों के बारे में चर्चा करें तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं और स्विट्जरलैंड के संविधान में 195 अनुच्छेद हैं और 4 अध्याय हैं। इस प्रकार अन्य देशों के संविधान की तुलना में चीन का संविधान एक संक्षिप्त संविधान माना जाता है। चीन का नया संविधान लिखित और निर्मित संविधान है। संविधान के 2 प्रकार हैं, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और विश्व के लगभग सभी देशों के संविधान लिखित हैं। उत्पत्ति के आधार पर भी संविधान के 2 प्रकार हैं, विकसित संविधान और निर्मित संविधान। ब्रिटेन का संविधान विकसित संविधान है और विश्व के लगभग सभी संविधान निर्मित संविधान हैं। निर्मित संविधान साधारणतः लिखित होते हैं। इस प्रकार चीन का संविधान लिखित संविधान है और निर्मित संविधान है। चीन के नए संविधान का निर्माण विशेष रूप से नियुक्त की गई एक समिति तथा जनवादी कांग्रेस ने किया। लोकतांत्रिक केंद्रवाद चीन के संविधान की विशेषता है। चीन के संविधान में लोकतांत्रिक तत्व यह है कि समस्त सत्ता जनता में निहित है। चीन में शासन के विभिन्न स्तर हैं और प्रत्येक स्तर पर जनता द्वारा निर्वाचित कांग्रेस है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल और उच्चतम जन न्यायालय राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस अथवा उसकी स्थायी समिति की अधीनस्था में कार्य करते हैं। नागरिकों को शिक्षा, रोजगार, विश्राम व भाषण के अधिकार हैं। नागरिकों को शासन कार्य में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाता है।
प्रांतों, काउंटियों, जिलों, कम्यूनों में भी जनसभाओं का गठन किया गया है। इस प्रकार लोकतंत्र के आधार पर केंद्रीयकरण और केंद्रित पथ प्रतिशत सिद्धांत है। इन सभी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बावजूद भी चीन में केंद्रवाद है। सभी शासन संरचनाएं केंद्रीय सरकार के अधीन हैं और उन्हें साम्यवादी पार्टी के कठोर नियंत्रण में कार्य करना पड़ता है। शासन या दल का प्रत्येक अंग अपने उच्च अंग के अधीन है। प्रत्येक निचले अंग के लिए अपने से उच्च अंग के आदेशों का पालन करना अनिवार्य है। अगली विशेषता है चीन में जनवादी गणतंत्र है, जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित है। जनता इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और स्थायी जन कांग्रेसों के माध्यम से करती है। संविधान के अनुच्छेद 2 में शासन के गणतंत्रीय स्वरूप को अपनाया है, जिसके अनुसार संपूर्ण सत्ता जनता में निहित है। प्रत्येक स्तर पर जनसभाओं का गठन किया गया है। राज्य प्रशासन का संचालन जनता करती है। लोगों को राजकीय मामलों के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में भी नियंत्रित करने का अधिकार दिया गया है। अगला है चीन एक बहुराष्ट्रीय राज्य है, जिसमें अनेक राष्ट्रीयता के लोग रहते हैं। इन राष्ट्रीयताओं को भाषण, लिपि, संस्कृति तथा खान पान आदि के क्षेत्र में स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। संविधान के अनुसार किसी भी राष्ट्रीयता के लोगों के प्रति भेदभाव करना या उस पर अत्याचार करना एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अगला है एकात्मक शासन प्रणाली तथा प्रादेशिक इकाइयां। शासन प्रणाली के दो रूप होते हैं, एकात्मक शासन प्रणाली व संघात्मक शासन प्रणाली। भारत व अमेरिका आदि देशों में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। इसी प्रकार चीन के संविधान में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है तथा शासन की सुविधा के लिए 4 प्रकार की इकाइयों की व्यवस्था की गई है, जिससे कि शासन व्यवस्था का संचालन सुचारू रूप से किया जा सके। शासन एक ही स्थान से संचालित होता है। केंद्र सरकार जब चाहे घटक इकाइयों को समाप्त कर सकती है, उनके अधिकारों को भी परिवर्तित कर सकती है। चीन का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है तथा जनसंख्या बहुत अधिक है। देखें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन विशाल देश है, उसकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। इसलिए शासन व्यवस्था की सुविधा के लिए शासन की इकाइयों की व्यवस्था की गई है। प्रांत, स्वायत्त प्रदेश, प्रत्येक प्रांत तथा स्वायत्त शासी प्रदेशों को स्वायत्त शासी जनपदों, जिलों, नगरों में बांटा गया है। जिलों और स्वायत्त शासित जिलों में जनता को कम्यूनों और कस्बों में बांटा गया है। अगला है चीन का संविधान कठोर संविधान। अगर देखें तो पारिवारिक दृष्टि से जो उसकी परिभाषा है, पारिभाषिक दृष्टि से कठोर संविधान है। संविधानों के आधार पर, संशोधन के आधार पर संविधान के 2 रूप होते हैं, एक तो लचीला संविधान और कठोर संविधान। ब्रिटेन का संविधान लचीला संविधान है। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे कठोर संविधान माना जाता है। चीन का संविधान कठोर इसलिए है कि उसमें संशोधन उतनी सुगमता या आसानी से नहीं किया जा सकता जितनी सुगमता या आसानी से कोई साधारण कानून का निर्माण किया जाता है या समाप्त किया जाता है। संविधान में संशोधन का अधिकार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को प्राप्त है। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की स्थायी समिति द्वारा अथवा राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के 1/5 सदस्यों द्वारा रखा जाना चाहिए और यह संशोधन का प्रस्ताव राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितने बहुमत से? 2/3 बहुमत से, तभी संविधान में संशोधन होगा। अगला है चीन के नए संविधान के अध्याय 2 में अनुच्छेद 33 से 56 तक
नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। नागरिकों को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं दी गई हैं। नागरिकों को आर्थिक अधिकार दिए गए हैं, जिनमें देखें काम का अधिकार, विश्राम का अधिकार, बुढ़ापे, बीमारी में आर्थिक सहयोग या सहायता पाने का अधिकार। नागरिकों को अनेक राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त हैं, वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार आदि। और नागरिकों को अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। शिक्षा का अधिकार, कला, संस्कृति, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में खोज व अनुसंधान की स्वतंत्रता आदि प्रमुख हैं। और नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा व प्रदर्शन की स्वतंत्रता आदि इसमें शामिल हैं। संविधान में नागरिकों के अनेक कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है कि नागरिकों को अधिकार भी दिए गए हैं और अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों की बात की गई है, जिनमें संविधान व कानूनों का पालन करें, सेना में भर्ती होने के लिए हमेशा तैयार रहें, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें आदि प्रमुख नागरिकों के कर्तव्य हैं। चीन के नए संविधान में एक केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था है। सेना को निर्देश यही आयोग देता है और इसी आयोग के सभापति, उपसभापति तथा सदस्य होते हैं। सैद्धांतिक रूप से चीन में राजनीतिक दलों के गठन की स्वतंत्रता है कि राजनीतिक दलों को गठन कर सकते हैं। और चीन में साम्यवादी दल के अलावा अन्य छोटे छोटे राजनीतिक दल हैं। लेकिन चीन का संविधान इन सभी राजनीतिक दलों पर साम्यवादी दल की प्रमुखता व नेतृत्व की स्थिति प्रदान करता है, अर्थात साम्यवादी दल को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। चीन की समग्र जनता के नेतृत्व की धुरी साम्यवादी दल है। इस प्रकार चीन में एक दलीय प्रणाली ही पाई जाती है। चीन में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इस प्रकार आज हमने चीन के संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया।